आज की सुबह मेरी बहुत ही रंगीन साबित हुई थी। दिल ही दिल में भगवान से प्रार्थना कर डाली थी कि हे भगवान, मेरी हर सुबह ऐसी ही रंगीन और रोशन हो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस एक बार उसका चेहरा देख लूं तो जैसे मेरा दिन बन जाता था। फिर किसी चीज की इच्छा ही नहीं रहती थी। आज की सुबह भी मेरी बहुत ही खूबसूरत साबित हुई थी, क्योंकि मैंने सुबह उठते ही अपने प्यार का, अपने महबूब का चेहरा देखा था। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकली, मेरे सामने ही राजवीर मेरी माँ के पास बैठा था। पता नहीं क्या बातें कर रहा था, और मेरी माँ भी उसकी बातों पर धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। मैंने राजवीर को एक बार देखा तो मेरा दिल बेकाबू सा हुआ। हमेशा ऐसा ही होता था, जब भी राजवीर को देखती थी दिल की धड़कनें बढ़ हो जाती थी। दिल अलग अलग ही अंदाज से धड़कने लगता था। जी चाहता मैं राजवीर को देखती रहूं और यह समय यूं ही थम जाए। मैंने एक गहरी सांस ली और उसके सामने चली गई। मेरे साथ हमेशा ऐसा होता रहता था। मैं हमेशा बेबस महसूस करती थी। मैं राजवीर की जितनी दीवानी थी, उतना ही राजवीर हमेशा मुझे अपमानित करता था। मुझे एक नज़र उठाकर भी नहीं देखता था। फिर भी मैं उसके सामने चली जाती थी। आज भी उसी तरह हुआ। जब वह 2 दिन पहले घर आया था, तब भी उसने मुझे बहुत बुरी तरीके से नज़रअंदाज किया था। राजवीर का यह रूखा व्यवहार मेरे दिल को बहुत चुभता था। 2 दिन पहले भी राजवीर मुझे बुरी तरह नज़रअंदाज करके चला गया था, और मैंने दिल में तय कर लिया था कि आज के बाद राजीवर के सामने नहीं जाऊंगी। लेकिन जो था, जैसे ही आज वह मेरे सामने आया, मैं अपना खुद से किया हुआ वादा चुकी थी और एक बार फिर उसके पास जाकर बैठ गई थी। मैंने उसे देखते हुए हेलो भी कहा, लेकिन उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया था, जबकि मेरी माँ भी पास ही बैठी थी। मुझे लगा था कि वह माँ की बात का जवाब देकर मुझे जवाब देगा, लेकिन वह अपने बात का पक्का था। उसने मुझसे बात करना तो दूर, मेरी तरफ निगाह उठाकर भी नहीं देखा था। राजवीर की बेरुखी पर आज मेरा दिल फिर से चाह रहा था कि मैं फूट फूट कर अपने महबूब की नज़रअंदाजी इंसान को कैसे मारती है। यह दर्द सिर्फ मैं ही महसूस कर सकती थी। दिल को बार बार समझाती थी कि राजवीर से मोहब्बत मत कर, लेकिन दिल भी जिद्दी था। राजवीर के ही सपने सजाता था। मैंने काफ़ी देर तक उसके जवाब का इंतज़ार किया, लेकिन वह ढीठ बना। मेरी माँ से ही बातचीत कर रहा था। थोड़ी देर बाद ही मैं वहां से उठ गई थी, क्योंकि मुझे अब वहां बैठना अपनी इंसल्ट महसूस हो रही थी। रसोई में आने के बाद मैंने एक गहरी सांस ली और अपने चेहरे पर आने वाले आंसुओं को बेदर्दी से मिटा दिया, और खुद को कोसने लगी कि मैं क्यों उसके पीछे इतनी पागल हूं, जबकि वह मुझे देखना भी नहीं चाहता। पर मैं क्या करती, यह दिल मुझे बार बार उसकी तरफ ले जाता था। मैंने दुख से अपना सिर झटका और एक पतीली उठाकर उस पर पानी डाला और उसमें दूध पकाने लगी। चाय बनाते हुए भी मेरा ध्यान राजवीर की ओर था। वह मेरी बीना बुआ का सौतेला बेटा था। बीना बुआ के पति ने बीना बुआ से पहले ही एक औरत से शादी कर रखी थी, और उसका पहले से ही एक बच्चा था। जब बीना बुआ के पति ने राजवीर की माँ से शादी की, उस समय राजवीर सिर्फ 4 साल का था। राजवीर के पापा की मौत एक रोड एक्सीडेंट में हुई थी, और उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली थी। वह राजवीर को भी अपने साथ लेकर आई थी। बिना बुआ के पति ने राजवीर को सच्चे दिल से अपना लिया था और सगे बाप का प्यार दिया था। लेकिन राजवीर की माँ भी ज्यादा दिनों जिंदा ना रह सकी। उन्हें एक लाइलाज बीमारी ने घेर लिया। बहुत इलाज करवाने के बाद भी उनकी जिंदगी बच ना सकी। यूं राजवीर का हाथ अपने पति के हाथ में देते हुए उनसे वादा लिया था कि हमेशा राजवीर का ध्यान रखना, और उस समय बीना बुआ के पति ने भी वादा किया था कि वह राजवीर का हमेशा ध्यान रखेंगे। और यूं जब बीना बुआ से उनकी शादी की बात हुई, तो उन्होंने पहले ही यह बात तय कर ली थी कि मेरे बेटे राजवीर को भी सगी माँ का प्यार देना और उसे सच्चे दिल से अपना लेना। भले ही राजवीर मेरा अपना खून नहीं है, लेकिन मैंने उसे अपना सगा बेटा ही माना है। बीना बुआ के लिए जो रिश्ता आया था, हर तरह से ठीक था। खाते पीते घर आने से था। बस यहीं पर आकर बात अटक गई थी कि उनका पहले से एक बच्चा है,
लेकिन दादी ने फैसले पर हाँ की मोहर लगा दी, क्योंकि सिवाय बच्चे के अलावा लड़के में कोई कमी नहीं थी। यूं बीना बुआ की शादी कर दी गई थी। इस तरह बचपन से ही राजवीर का हमारे घर में आना जाना था। पहले मेरी दादी के पास आता था, उनके साथ उठता बैठता था, उनका बेहद ख्याल भी रखता था और मैं बचपन से ही उससे बेहद प्यार करने लगी थी, क्योंकि जिस तरह वह मेरी दादी का ख्याल रखता था, मैं समझती थी राजवीर एक बेहद ख्याल रखने वाला प्यारा इंसान है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि राजवीर एक प्यारा इंसान नहीं बल्कि बेहद जिद्दी स्वभाव का मालिक है। मैं दिल ही दिल में उसे बेहद पसंद करती थी। मेरा प्यार लेकिन एक तरफा था। उसके जिद्दी स्वभाव के कारण मैं आज तक अपने प्यार का इजहार उसके सामने कर ही नहीं पाई थी। कई बार हिम्मत जुटाई थी कि राजवीर से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दूं। बंद कमरे में आईने के सामने खड़े होकर राजवीर से बातें किया करती थी कि राजवीर, तुम्हें एहसास भी है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूं। मेरा दिल तुम्हारे बिना उदास रहता है, लेकिन यह हिम्मत सिर्फ अकेले में होती थी। राजवीर के सामने तो मेरी हवा निकल जाती थी। जब भी वह मेरे सामने होता, चोरी चोरी मैं उसको देखा करती थी, लेकिन जैसे ही उसकी नज़रें मुझसे चार होती थीं, मैं जल्दी से नज़रें झुका जाती थी, क्योंकि उसकी आंखों में मेरे लिए इतना अजनबीपन होता कि जब जब मैं उसके पास जाने की कोशिश करती थी और उसे बताना चाहती थी कि मैं तुमसे प्यार करती हूं, तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहती हूं, वह मुझे नज़रअंदाज कर देता था। वह सिर्फ मुझे ही नज़रअंदाज नहीं करता था, बल्कि परिवार की हर लड़की को वह नज़रअंदाज करता था और अपने आप में ही मग्न रहता था। खानदान की दूसरी लड़कियों के कहने के अनुसार राजवीर बहुत घमंडी था। उसे अपनी खूबसूरती पर घमंड था और यह सच भी था। भगवान ने दिल खोलकर राजवीर को खूबसूरती दी थी। काली जादुई आंखें, जिसमें इंसान डूब जाए तो उभर ही ना पाए। काले घने बाल, गोरे मुखड़े पर हमेशा हल्की शेव रखता था। ऊपर से उसका लापरवाह अंदाज हर लड़की के दिल पर चुरिया चला जाता था। परिवार की हर लड़की उसे दिल से चाहती थी, लेकिन मेरी वजह से कोई भी कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि सभी लोग ही उस बात से जानकार थे कि मैं राजवीर को पसंद करती हूं, लेकिन कहने से डरती हूं। राजवीर काफी खुदसर तबीयत का मालिक था। बचपन में तो वह सभी के साथ घुल-मिल जाता था, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसकी तबीयत काफी संजीदा हो गई। शायद वह इस बात को महसूस कर चुका था कि वह हमारे परिवार का खून नहीं है। तभी वह हम सभी से दूर दूर रहता था और यह बात मुझे हर वक्त उदास कर देती थी कि वह ऐसा क्यों सोचता है। हम लोग तो उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार करते हैं, कभी भी उसे इस बात का एहसास नहीं दिलाते कि तुम हमारे परिवार के नहीं हो, लेकिन इसके बावजूद भी उसका एक अलग ही दिमाग था। वह हमेशा अकेला रहता था। लड़कों से भी उसकी दोस्ती नहीं थी। बस एक ही कज़न था जिससे थोड़ी बातचीत करता था। मेरा वह कज़न मेरी छोटी बुआ का बेटा था। उन दोनों की आपस में बहुत दोस्ती थी। वे दोनों एक दूसरे से बहुत लगाव रखते थे। अक्सर मैं अपनी बुआ के छोटे बेटे से राजवीर की खैर खबर पूछ लेती थी, जबकि वह मुझे देख शरारती अंदाज में कहता था कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है, तुम उससे दूर ही रहो। वह अकेले जिंदगी बिताने वाला था। उसने कहा था कि वह शादी नहीं करेगा, लेकिन मैं हमेशा उसे डांट देती थी, क्योंकि वह मुझसे छोटा था। लेकिन हमेशा उसकी बातें मुझे डरा देती थी, क्योंकि वह राजवीर के वास्तविक दिल के बहुत करीब था। चाय उबल कर पूरे चूल्हे को गंदा कर चुकी थी और मैं अपनी ही सोचों में गुम थी। मुझे तो तब होश आया जब मेरी माँ ने मुझे आवाज़ दी थी कि शिवांगी क्या कर रही है। सारी चाय पैन से बाहर है और अब तो शैकई शतपेन भी जलने की कगार पर है। मैं एकदम से चौंकी थी और जल्दी से चूल्हा बंद किया था। आज का दिन मेरे लिए काफी बुरा साबित हुआ था। मेरा पूरा दिन उदास गुजरा था। मेरी मम्मी ने भी एक दो बार मुझसे इस बारे में पूछा था, शिवांगी सब ठीक है? फिर तुम इतनी उदास क्यों हो? सुबह तो तुम ठीक थी, अब तुम्हें क्या हो गया है? लेकिन मैं अपनी मम्मी को क्या बताती कि मेरे दिल पर आज क्या बीत रही है। मेरे पास कोई जवाब नहीं था, इसीलिए मैंने खामोशी में भलाई जानी और घर का काम करने लगी। मैं काफी सुघड़ लड़की थी, पूरे घर को मैंने ही संभाला था। मेरी मम्मी ने मुझे सब चीजें सिखाई थी,
खाना पकाने से लेकर सफाई करने तक कपड़े भी पूरे घर के अपने हाथों से ही धोती थी। हमारा घर कोई इतना बड़ा नहीं था, लेकिन अपना था। हम सब बहुत खुशहाल जिंदगी अपने घर में गुजार रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि कभी-कभी आपकी खुशियों को आपकी ही नज़र लग जाती है। ऐसा ही हाल मेरे साथ भी हुआ था। मुझे मेरी ही नज़र खा गई थी। वक्त अपनी रफ्तार के साथ गुजरता चला गया था और एक दिन मेरे पापा मेरी मम्मी के पास बैठकर मेरी शादी का जिक्र छेड़ चुके थे। पापा कहने लगे, शिवांगी अपनी पढ़ाई से फ्री हो गई है, अब हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए। लड़कियों की शादी की यही उम्र ठीक रहती है। अगर उम्र ज्यादा हो जाए तो अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। मैं बरामदे में ही झाड़ू लगा रही थी। हमारा परिवार इतना ज्यादा बोल्ड नहीं था। पापा के मुंह से अपनी शादी का जिक्र सुनकर मैं झिझक सी गई थी और अपनी झाड़ू वगैरह एक तरफ को रखकर कमरे के अंदर चली गई थी। मेरा दिल एक बार फिर बेसा पता धड़कने लगा था। मेरी दादी अक्सर बचपन में मुझसे एक बात कहती थी, तेरी शादी तो मैं अपने राजवीर से ही कराऊंगा, वर बहुत पसंद है। दादी की बातों को याद करके मेरे चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान आ गई थी। यानी मेरी शादी अब राजवीर से होने वाली थी। यह ख्याल ही मेरे लिए बहुत खुश कर देने वाला था। मेरे सोचने के बिल्कुल ठीक अनुसार मेरे रिश्ते की बात मेरे पापा ने अगले दिन ही बीना बुआ से कर दी थी। मेरी दादी बचपन में ही मेरा रिश्ता राजवीर से तय कर चुकी थी। इस बात के बारे में सब बड़े जानते थे, सिवाय मेरे और राजवीर के। मुझे यह तो पता था कि मेरी दादी चाहती है मैं राजवीर की दुल्हन बनूं, लेकिन मुझे यह नहीं पता था उन्होंने सब बड़ों के बीच में मेरा और राजवीर का रिश्ता तय कर दिया था। और जब यह बात मुझ पर खुली तो मैं बहुत हैरान रह गई थी कुदरत के इस फैसले पर कि उसने मेरी दुआएं कबूल कर ली थीं। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपनी खुशियां सबके साथ बांटूं। मेरे कदम जमीन पर ही नहीं रुक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं हवाओं में हूं। सभी खानदान की लड़कियां मुझे चिट भरी नजरों से देख रही थीं। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा था कि यह कुदरत ने मेरे साथ क्या क्या किया है, क्योंकि मुझे तो कभी उम्मीद ही नहीं थी कि राजवीर की और मेरी शादी हो जाएगी। राजवीर तो मेरी एक तरफा मोहब्बत था। कभी सपनों में भी नहीं सोचा था क्यों राजवीर से मेरी शादी तय हो जाएगी। मेरी बुआ भी तुरंत ही मान गई थी। उनके लिए मैं हमेशा ही स्पेशल रही थी। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। दादी के फैसले की वजह से सभी बड़ों ने सिर झुका दिया था, लेकिन कोई भी इस बात से जानकार नहीं था कि राजवीर का रिएक्शन क्या होगा। जब यह बात बीना बुआ ने राजवीर को बताई थी तो अगली सुबह ही राजवीर हमारे घर में हाजिर था और आते ही उसने मुझे आवाज देना शुरू कर दी थी, शिवांगी शिवांगी सामने आओ। मेरी माँ, जो बरामदे में ही बैठी हुई थी, काफी हैरान हुई थी क्योंकि राजवीर ने आज तक ऐसा कभी नहीं किया था। उसने पहली बार मुझे मेरे नाम से पुकारा था। मेरे लिए तो यह एहसास ही काफी था। मैं जैसे ही मुस्कुराती हुई कमरे से बाहर आई तो उसने अचानक ही मेरा बाजू अपने हाथों में थामा था और मेरी आंखों में देखते हुए गुर्रा था। तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं तुम्हें क्यों नजरअंदाज करता था। तुम छोटी बच्ची हो जो इस रिश्ते के लिए मान गई। कभी तुम्हें नजर भरकर नहीं देखा, कभी तुम्हें अहमियत नहीं दी, कभी तुमसे बात नहीं की, हमेशा तुम्हें इग्नोर किया है। और इन सब बातों का साफ मतलब है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। तुम्हें देखकर मेरे दिल में अजीब से जज्बात उभरते हैं, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ नफरत के जज्बात कह सकता हूं, मोहब्बत के नहीं। मैं राजवीर खुराना और तुमसे शादी कभी कर ही नहीं सकता। अपनी शक्ल देखी है तुमने कभी आईने में? तुम मेरी होने वाली पत्नी की कसौटी पर बिल्कुल भी खरी नहीं उतरती हो। बेवजह देख देख कर मुस्कुराती हो। तुम्हें देखकर मुझे गुस्से के मारे कुछ होने लगता था। और अब तुम्हारे पापा ने हद ही कर दी है। मुझसे राजवीर खुराना से वह तुम जैसी से शादी करवाना चाहते हैं। अपनी हैसियत देखो और इसके बाद मुझसे बात करना। तुम जैसी लड़कियां मेरे आसपास मक्खियों की तरह भिन भिना रहती हैं, लेकिन मैं किसी एक को भी मुंह नहीं लगाता, क्योंकि वह तुम जैसी ही घटिया सोच रखती हैं। मैं सब जानता हूं। तुमने प्रेम को क्या कहा था? तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, शादी करना चाहती हो। तुम्हारे यह ख्वाब तो मैं कभी पूरे नहीं होने दूंगा। ना मैं तुम्हें पसंद करता हूं, न तुमसे कभी मैं शादी करूंगा। मरती मर जाओगी, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी स्वीकार नहीं करूंगा।
जबकि मैं हैरान सी अपनी आंखों में नमी सजा रही थी, जबकि मेरी माँ भी हैरान बनी चारपाई पर ही बैठी रह गई थी। उनके पैरों में तो ऐसा महसूस होता था जैसे जान ही बाकी ना हो। राजवीर ने मुझे काफी ज्यादा सुनाकर अचानक ही पीछे की तरफ धक्का दिया था और लंबे लंबे कदम उठाता हमारे घर से निकलता चला गया था। मुझे अपने आप बेकार सा महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेरी कोई जिंदगी ही नहीं है। राजवीर ने जो आज किया था वह मेरे दिल में उसके लिए नफरत पैदा कर चुका था। मैं अपनी जगह पर सन्न नसियो बैठी रह गई थी कि यह मेरे साथ क्या हुआ है। ना मैंने उसके सामने जाकर कभी इजहारे मोहब्बत किया था, ना मैंने उसे यह कहा था कि मैं तुम्हारे लिए मरती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। यह फैसला तो बड़ों की रजामंदी से हो रहा था, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। मैंने अम्मी की तरफ आंसू भरी निगाहों से देखा और खामोशी से अपनी जगह से उठकर बाथरूम में चली गई। वहां बैठकर मैं काफी देर तक रोती रही थी। मुझे अपना आप बेजान सा महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेरा इस दुनिया में होना किसी बोझ की तरह है। राजवीर का व्यवहार मुझे खून के आंसू रुलाने के लिए काफी था। वह दिन मेरे लिए काफी तकलीफ भरा था। मैं जब जब राजवीर से मुलाकात करती थी, मेरे लिए हर दिन ही बहुत बुरा साबित होता था। मेरी मम्मी ने 1 घंटे मुझे लगातार रोने दिया था और उसके बाद मुझे प्यार से मनाते हुए वह बाथरूम से बाहर ले आई थी। मेरी मम्मी मुझे बहलाने की कोशिश करती रही कि जब तेरे पापा आ जाएंगे तो राजवीर और बीना दोनों से बात करेंगे और राजवीर से इस बात के बारे में भी पूछेंगे कि उसने तुझसे इतनी बदतमीजी क्यों की, जबकि तेरा तो उसमें कोई दोष भी नहीं है। मेरा भी यही कहना था कि मेरा तो उन सब चीजों में कोई दोष ही नहीं है। नहीं मैंने उससे शादी की ख्वाहिश की है, नहीं मैंने उसको ये कहा है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। यह तो मेरी एक तरफा मोहब्बत ही कि राजवीर को दिल के सिंहासन पर बिठाए हुए थी, लेकिन कभी मुझसे जाहिर नहीं किया था कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। तो उसने किस वजह से मुझसे इतनी ज्यादा बदसलूकी की है, यही बात मुझे रहर कर रुला रही थी। मैं अपने कमरे में आ गई थी और देखते ही देखते रात तक मुझे बहुत तेज बुखार चढ़ गया था और उसके बाद मुझे कोई होश नहीं था। मैं बहुत कमजोर दिल की लड़की थी। छोटी छोटी बात को मैं दिल पर लगा लेती थी और यह बात तो मेरे लिए काफी महत्वपूर्ण थी। राजवीर से मैं बेहद मोहब्बत करती थी और जो सुलूक उसने मेरे साथ किया था वह मुझे खून के आंसू रुलाने के लिए काफी था। मेरा बुखार तकरीबन 3 दिन बाद जाकर उतरा था। मेरी मम्मी मेरे आगे पीछे घूम रही थी। यह सब कुछ मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन मैं कुछ भी करने के काबिल ना थी क्योंकि मुझमें इतनी ताकत नहीं थी। बीमार होने की वजह से मुझमें बहुत कमजोरी आ गई थी। मैं खामोशी से अपने कमरे में बैठी हुई थी। मेरे दिमाग में अजीब अजीब से ख्यालात घूम रहे थे। मेरा दिल मुझे इस बात के लिए बार बार समझा रहा था कि राजवीर को माफ कर दो, उसने जो भी किया है उसका ऐसा ही व्यवहार है। वह खानदान में किसी से भी शादी नहीं करना चाहता, इसीलिए वह इतनी बदतमीजी कर गया है। लेकिन दिमाग मेरे दिल की नहीं मान रहा था और मुझे एक बात के लिए उकसा रहा था कि तुम राजवीर से अपनी इस बेइज्जती का बदला लो। वह होता कौन है तुम्हारे साथ इतनी बदसलूकी करने वाला? तुम्हारी मम्मी पापा ने कभी तुमसे इस अंदाज में बात नहीं की, तो फिर वह होता कौन है तुमसे इस तरीके से बात करने वाला? यही चीज मुझे बार बार एक गलत काम के लिए उकसा रही थी। मैंने दिल ही दिल में तय कर लिया था कि मैं राजवीर के साथ ऐसा करूंगी कि वह सोच भी नहीं सकता कि उसका पाला किससे पड़ा है। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि राजवीर किस बला का नाम है। मुझे अफसोस इस बात का था कि जब राजवीर को प्रेम ने इस बात की आगाही दे दी थी कि मैं उससे मोहब्बत करती हूं, कि जब राजवीर को प्रेम ने इस बात की आगाही दे दी थी कि मैं उससे मोहब्बत करती हूं, तो उसने मुझसे इतनी बदसलूकी क्यों की? उसने मेरी बेइज्जती मेरी मम्मी के सामने कर दी थी। उसे इतना एहसास नहीं हुआ कि एक मोहब्बत करने वाले के दिल पर उसके मोहब्बत का ऐसा रवैया कितना बुरा सा असर करता है। मैंने सोच लिया था कि जिस तरह से मोहब्बत में हमेशा से मैं तड़पती आई हूं, अब राजवीर तड़पेगा। लेकिन इन सब चीजों के लिए मुझे कुछ ऐसा करना था कि राजवीर को किसी लड़की से मोहब्बत हो जाती और वह लड़की उसे कभी भी नहीं मिलती। इन सब चीजों को सोचकर मैंने अपने दिमाग में एक प्लान तैयार की थी
कि मैं राजवीर को एक रंग नंबर से खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर दूंगी। जब वह मेरी मोहब्बत में पूरी तरह डूब जाएगा, तब मैं उसके प्यार को ठुकरा दूंगी। तब उसे एहसास होगा ठुकराए जाने का क्या दर्द होता है। मेरे पापा ने कुछ महीने पहले ही मुझे एक मोबाइल फोन लाकर दिया था, जिसका नंबर सिर्फ और सिर्फ मेरी मम्मी पापा और बुआ के मोबाइल फोन में था और ज्यादातर मेरी कुछ कज़न के पास था। इसके अलावा यह नंबर किसी के पास भी मौजूद नहीं था। इसीलिए मैं वर को इस नंबर से मैसेज करने वाली थी, लेकिन मेरे दिमाग में अचानक ही यह ख्याल आया, कहीं राजवीर को पता चल गया कि यह नंबर मेरा है तो एक और मुसीबत मेरे गले पड़ जाएगी। इसीलिए मुझे कुछ ऐसा करना था जिससे राजवीर को इस बात के बारे में पता न चलता कि यह मेरा नंबर है और न कभी वह मुझ पर शक करता। इसीलिए मैं खामोशी से अपनी जगह से उठी और घर से मम्मी को सहेली के घर जाने का बोलकर बाहर निकल आई। मैं घर से थोड़ी दूर एक मोबाइल की दुकान पर गई थी और वहां से एक सिम कार्ड लिया था। इसका नंबर अब किसी के पास भी नहीं था। मैं आराम से राजवीर से इस नंबर पर बात कर सकती थी। मैं भी सहेली के घर नहीं गई थी, बल्कि वह सिम कार्ड लेकर घर आई थी। मेरी मम्मी ने मुझे देखते ही हैरत का इजहार किया और कहने लगी, शिवांगी, तू तो जब भी जाती है बड़ी देर से वापस आती है, आज इतनी जल्दी कैसे आ गई? मैंने अम्मी को एक नज़र देखा और उनको यह बहाना बनाते हुए कमरे के अंदर चली गई कि मैं जिस दोस्त के घर गई थी वह लोग पहले ही कहीं और गए हुए थे। इसीलिए मैंने कहीं और जाना सही ही नहीं समझा और सीधा घर आ गई। कमरे में आते ही मैंने फौरन उस सिम को अपने मोबाइल फोन में लगाया था और राजवीर के नंबर पर मैसेज किया था और उसका हालचाल पूछा था। मेरे मैसेज करने की देर थी कि 10 मिनट बाद ही रिप्लाई आ गया, आप कौन हैं और आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला है? वह मैसेज पर भी काफी अहंकार में था। मैं हर चीज को राज रखना चाहती थी ताकि वह मुझ में दिलचस्पी पैदा करे और अधिक सवाल पूछता जाए। अगर मैं उसे पहले ही दफा में सभी चीजें बता देती तो वह मुझसे बेजार हो जाता और दोबारा कभी भी संबंध नहीं रखता। इसीलिए मेरे रिप्लाई में मैंने उसे अपना नाम या इसको ये नहीं बताया था कि तुम्हारा नंबर कहाँ से मिला है, बल्कि मैं उसे अपनी तरफ इमोशनली ब्लैकमेल करना चाहती थी। मैंने उसे यह सब बताने के बजाय एक इमोशनल मैसेज किया था कि मैं बहुत अकेली हूं, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरे आसपास भी कोई मौजूद नहीं है, मेरी मम्मी भी मुझे बहुत जल्द ही इस दुनिया में अकेले छोड़कर चली गई हैं। बस मेरा एक बड़ा भाई है जो अपनी पत्नी के साथ ही मगन रहता है। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, इसीलिए मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूं। क्या तुम मुझसे दोस्ती करना पसंद करोगे? मैं हमेशा से जानती थी कि माँ का रिश्ता उसके लिए हमेशा कमजोरी रहता था। बुआ को वह माँ तो कहता था, लेकिन कभी भी उसने बुआ को दिल से अपनी माँ स्वीकार नहीं किया था। वह हमेशा बचपन से ही मेरी दादी के पास बैठकर अपनी मम्मी का जिक्र किया करता था। उन्हीं चीजों को ध्यान रखते हुए मैंने यह भारी पत्ता फेंका था। मेरे यह कहने की देर थी कि वह तुरंत ही मेरी तरफ आकर्षित हो गया था और मेरी मम्मी पापा की मौत के बारे में पूछने लगा था। मैंने एक झूठी कहानी ढड़ते हुए उसे यह बताया था कि मेरी मम्मी पापा मौत एक कार हादसे में हो गई थी। उस वक्त मैं अपनी इंसल्ट का बदला लेने के लिए इतनी उतावली थी कि अपने ही माँ बाप की झूठी मौत के किस्से राजवीर को सुना रही थी। मैंने राजवीर से कहा, मेरा भाई बहुत ज्यादा खुद पसंद है, वह अपनी पत्नी के अंदर ही मग्न रहता है। मेरी तरफ तो वह देखना भी गवारा नहीं करता। कभी मैं उसके पास बैठ जाती हूं तो वह मुझे झड़ देता है। मेरी भाभी भी अपने आप में ही मग्न रहती है। घर का सारा काम वह मुझसे करवाती हैं। मुझे वह बिल्कुल पसंद नहीं है। वह अपने एक पागल भाई से मेरी शादी करवाना चाहती है, लेकिन वह तो भगवान का लाख लाख धन्यवाद है। मेरे भाई की हमें हमेशा ही गैरत जाग जाती है और वह मेरी भाभी को मना कर देता है कि नहीं, रागिनी मेरी बहन है, मैं उसकी शादी कभी भी किसी पागल व्यक्ति से नहीं करवाऊंगी। मेरा नाम सुनते ही उसने बेसुर मेरे नाम की तारीफ की थी और कहने लगा कि मुझे बहुत अफसोस हुआ है तुम्हारी कहानी को सुनकर। तुम्हारा नाम बेहद खूबसूरत है। अगली बार मैं राजवीर के फोन का इंतजार करती रही कि शायद वह खुद ही मुझे कॉल करेगा,
लेकिन उसने मुझे कॉल नहीं की थी और मुझे पता था कि वह लड़कियों के पीछे भागने वाला मर्द नहीं था। इसलिए मजबूरन मुझे ही दोबारा राजवीर को कॉल करना पड़ी थी। इस बार भी हमारी बहुत छोटी सी बात हुई थी। धीरे धीरे यह सिलसिला चल पड़ा था। मैं ही राजवीर को कॉल करती थी, लेकिन अब राजवीर को मेरी आदत सी लगने लगी थी। अब जब मैं कॉल नहीं करती तो मेरी कॉल का इंतजार करता था। धीरे धीरे हमारी दोस्ती का सिलसिला चल पड़ा था। अब तो राजवीर भी मुझे कॉल करने लगा था। अब तो हम घंटा एक दूसरे से बातें किया करते थे और हमारा मन ही नहीं भरता था। जब मैं फोन कट करने को कहती है तो राजवीर कहता, अभी कुछ देर और बातें करते हैं। तुम्हारे साथ बातें करके मैं अपनी सारी परेशानी, सारी टेंशन भूल जाता हूं। पता नहीं तुम्हारी बातों में ऐसा कैसा जादू है कि मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। अब तो राजवीर की बेताबियां चर्म पर थीं। मुझसे बात करने के लिए तड़पता था। एक दिन कहने लगा, रागिनी, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। दिल में यह ख्वाहिश पैदा हो रही है कि मैं तुम्हें देखूं, लेकिन यह मेरे लिए काफी खतरनाक था। अगर मैं इसे अपनी तस्वीर भेजती तो वह मुझे तुरंत पहचान जाता। इसीलिए मैंने बात को घुमाते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, मैं आपको अपनी तस्वीर नहीं भेज सकती। मेरे पास कैमरे वाला मोबाइल फ़ोन नहीं है, बल्कि यह एक कीपैड मोबाइल है जिससे मैं आपको बात कर रही हूं। मैं इतनी अमीर नहीं हूं कि मैं कैमरे वाला मोबाइल खरीद लूं। मेरी बात सुनकर राजवीर ने काफी दुखी हुआ था। इस दिन मैंने राजवीर से काफी घंटों बात की, लेकिन इस दौरान में भी मैंने हर चीज को राज रखी थी। आधी बात करती और आधी बात को घुमा देती, जिसके कारण वह मुझ बहुत ज्यादा दिलचस्पी ले रहा था। उससे बात करने के कारण करने के बाद मेरे चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, लेकिन यह एहसास भी बहुत खूबसूरत था कि वही राजवीर जिससे बात करने के लिए मैं तरस जाती थी, अब घंटों उसके साथ बात करती हूं। लेकिन मैंने जो तय दिल में किया था कि मैं राजवीर को किसी भी सूरत सुकून की जिंदगी बसर नहीं करने दूंगी, वह वादा मेरे दिल में और भी पक्का हो गया था। राजवीर ने मेरी जो बेइज्जती की थी, जो मुझे उस बात का एहसास दिलाया था कि तुम एक आम लड़की हो और मैं एक बहुत ही विशेष हूं, यह चीज मुझे बदला लेने पर उकसा कर चुकी थी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मैं अपने पैर पर ही कितनी बड़ी कुल्हाड़ी मार रही हूं। मैं भूल गई थी कि राजवीर मेरी मोहब्बत है, बचपन की मोहब्बत। मैं उससे बदला किसी सूरत ले ही नहीं सकती थी। उसके चेहरे पर मुझे सिर्फ मुस्कुराहट अच्छी लगती थी। मैं उसे दुखी और उदास कर ही नहीं सकती थी, लेकिन मेरे दिल में एक बेचैनी थी। बस उसी को शांत करने के लिए अपने इस कनामे को बदले का नाम दे दिया था, वरना दिल तो मेरा भी हवाओं में उड़ता था जब मैं राजवीर के साथ बातें करती थी। लेकिन दिल में कहीं डर भी था कि अगर राजवीर को मेरी सच्चाई पता चलेगी तो क्या होगा, क्या होगा शुभांगी के साथ। जब राजवीर को उसकी हकीकत पता चलेगी, क्या उसे अपनाएगा या फिर उसे और भी ज्यादा नफरत करेगा? जानने के लिए कहानी का दूसरा और आखिरी भाग जरूर सुने। अब तक की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना।